कातिल सिस्टम, हत्यारा सिस्टम, भ्रष्टाचारी सिस्टम, लापरवाह सिस्टम, ये सिस्टम ही है जो बार बार हमारे देश के लोगों के लिए सबसे बड़ा घातक जानलेवा सिस्टम साबित हो रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और वक्त रण क्षेत्र का है। रण क्षेत्र में आज एक ऐसे मुद्दे को आपके बीच लेकर आई हूं जो मुद्दा आपको याद होगा कि अब से महज 20 दिन पहले ही 3 जून का वो दिन था जब रण क्षेत्र में हम ऐसे ही किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। दिल्ली की मालवीय नगर में जो आग लगी थी जिसमें 23 लोगों की जान चली गई थी, उस वक्त भी एक ही सवाल उठ रहा था, बार बार एक ही प्रश्न था कि आखिर सिस्टम कब सुधरेगा। 23 लोगों की जान सिस्टम ने ले ली, इस सिस्टम का क्या किया जाए, इस पर चर्चा हुई। इस पर जवाबदेही तय करने के लिए तमाम तरीके के लोग आगे आए, बातें हुई, ये कहा गया कि अब ऐसी परिस्थितियां नहीं आएगी। लेकिन देखिए, महज 20 दिन हुआ है और 20 दिन के बाद एक बार फिर इसी सिस्टम ने लोगों की जान ले ली, सिर्फ जगह बदल गई। दिल्ली के बाद बारी अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। आज रण क्षेत्र में सवाल सिर्फ इस आग का नहीं, सवाल 15 जिंदगियों का है। उन 15 जिंदगियों का जिन्हें हम देश का भविष्य कह सकते थे, क्योंकि ये 15 जिंदगियां वो मासूम छात्र छात्राएं, वो युवा थे, वो ऊर्जावान शख्सियत थे, व्यक्तित्व थे, जो आज नहीं तो कल इस देश को आगे बढ़ाने में एक मजबूत नींव का काम करते। हम जिन्हें जेनजी कहते हैं, ये वही जेनजी थे, लेकिन ये अब इस दुनिया में नहीं है। सवाल उन सपनों का है जो कल तक उड़ान भर रहे थे, लेकिन आज राख में बदल चुके हैं। लखनऊ के अलीगंज में इमारत धू-धू करके जलती है। कल की तस्वीर आप सबने देखी, मुझे ये खबर पूरी बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देश के हर घर में इस खबर की चर्चा है। अंदर से चीखें गूंजती रही, युवा अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदते हुए नजर आए हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी थी। कोई मदद की गुहार लगा रहा था, कोई अपने घर फोन करके आखिरी बार कह रहा था कि पापा मुझे बचा लो। लेकिन देखिए, ये आवाजें, ये चीखें, ये सिसकियां, ये सब कुछ चारों तरफ गूंज रहा था, लेकिन सिस्टम सो रहा था। इस दर्दनाक हादसे में 15 बच्चों की, 15 छात्रों की, 15 युवाओं की मौत हो गई है। कई घायल हैं, जिनमें से अभी भी कुछ ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच में अभी भी जूझ रहे हैं। पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि वो सुरक्षित सकुशल अपने घर वापस पहुंच सके, क्योंकि 15 उनके साथी तो अब कभी वापस नहीं आएंगे। इन सबके बीच देखिए, जांच शुरू हो चुकी है। एसआईटी की टीम, फॉरेंसिक टीम, सभी जांच कर रही हैं। बहुत सारी खामियां अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं कि किस तरह से लापरवाही की गई और आखिरकार लापरवाही की इस आग ने 15 जिंदगियों को राख में बदल दिया। 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अधिकारियों पर भी गाज गिर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ 4 गिरफ्तारियों से 15 मौतों का हिसाब पूरा हो जाएगा? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर भ्रष्टाचार, लापरवाही और नियमों की हत्या का परिणाम? जिस इमारत में कोचिंग, गेमिंग और दूसरे व्यवसायिक संस्थान चल रहे थे, वहां सुरक्षा के इंतजाम आखिर थे कहां? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ये रेजिडेंशियल एरिया था, ये कमर्शियल एरिया नहीं था, आपको बता दूं, ये रेजिडेंशियल एरिया था, और ये जो इमारत थी, इसे जो ये इमारत तैयार जब की गई थी तो इसे रेजिडेंशियल इमारत बताया गया था, लेकिन धीरे धीरे यहां पर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई। तो आखिर इमारत में जब अवैध निर्माण और सुरक्षा संबंधी सवाल पैदा हुए, पहले से ही पैदा हो रहे थे, तो फिर सिस्टम कहां था? जिम्मेदार विभाग आखिर आंखें बंद करके कुंभकर्णी नींद क्यों सो रहा था? आज फॉरेंसिक टीम सबूत प्रमाण जुटा रही है, एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन क्या उन परिवारों को उनका बेटा या बेटी वापस मिल पाएंगे? देश ने कई बड़े हादसे देखे हैं। दिल्ली का हादसा, अभी मैंने जिसका जिक्र किया, अभी ज्यादा दिन नहीं बीता है, इस पर भी लगातार रिपोर्ट्स की बात होती रही, सिस्टम पर सवाल उठते रहे, लेकिन मौत का सिलसिला नहीं रुक रहा। और इसलिए आज रण क्षेत्र में हम आपसे पूछेंगे और देश के सामने ये सवाल रखेंगे कि आखिर ये जो अग्निकांड बार बार देश में हो रहे हैं,
इसके लिए क्या ये वाकई अग्निकांड कहा जाए या फिर इसे प्रशासनिक हत्या कहा जाए? क्या फायर सेफ्टी के नाम पर सिर्फ कागजी खेल ही चल रहा है? क्या भवन मालिक अकेला दोषी है या पूरा सिस्टम ही कटघरे में खड़ा है? क्या उन अधिकारियों पर भी उतनी ही सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने इन खतरों को नजरअंदाज किया? और सबसे बड़ा सवाल कि 15 युवाओं की मौत का आखिर असली गुनहगार कौन है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। रणक्षेत्र में कुछ ही देर में आज के अतिथि जुड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये कातिल सिस्टम है, ये हत्यारा सिस्टम है और ये सिस्टम किस तरीके से जानलेवा बना और अब इस जानलेवा सिस्टम के बाद राजनीति कैसे शुरू हुई है, पीड़ा कहां पर जाकर क्या किस तरह से न्याय मांग रही है, ये तमाम प्रतिक्रियाएं जो सामने आई हैं, पहले उसको आपके सामने रखते हैं और फिर शुरू करते हैं आज की रणक्षेत्र की डिबेट। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है उसमें अभी हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे। आधे घंटे में पुलिस आ गई थी, हम वही थे 1 किलोमीटर पे, हम नहीं जा पाए भैया, वहाँ नहीं जा पाए। क्या करने की तैयारी कर रहे थे भैया? वो तैयारी थी, वो जॉब आ गया था, वो ऑफिस था, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, वो लाइब्रेरी नहीं थी, वो बच्चे नहीं थे, वो सब सपने तो जाने दूर से, कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर से आया था भैया। रात से जो जिम्मेदार लोग हैं 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। एसआईटी जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें कड़ी कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। उसमें सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया है, एसआईटी टीम की गठित हो गई है, 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है और प्रथम दृष्टया जो दोषी पाए गए हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और स्वयं उन्होंने कल रात हाई लेवल की मीटिंग भी किया है और जांच होगा, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाए। सरकार जो कह रही है या अपने चैनलों से जो खबरें चलवा रहे हैं, लगता तो ये कि सरकार ही नहीं है। क्या 10 साल से कोई सरकार नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? और एनओसी देने वाले लोग आखिरकार भ्रष्टाचार कर करके एनओसी क्यों दे रहे हैं? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर कार्रवाई हुई है, ये सामान्य घटना नहीं है। और जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्सिंग का, जो कि इस देश से बिल्कुल गायब सा हो गया, किसी का इस्तीफा नहीं होता है, किसी से सवाल नहीं पूछा जाता है। हमारे रक्षा मंत्री जो आज के हैं, जब वो गृह मंत्री हुआ करते थे तो वो कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता। ये लेवल ऑफ एरोगेंस है। देखिए, एसआईटी उत्तर प्रदेश में झुंझुना होता है। कोई भी बड़ी घटना होती है उसके बाद एसआईटी बना दी जाती है लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए। अब याद करिए आप, महाकुंभ में प्रयागराज के अंदर जब लोग मारे गए थे उसके बाद एक एसआईटी बनी, क्या नतीजा निकला उसका? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोग जेल गए, आज तक पता नहीं। देखिए, ये घटना पूरी तरीके से सरकार की और प्रशासन की लापरवाही है। मैं इसलिए सरकार की बात कह रहा हूं कि जब उस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का आदेश हो गया था, तो ध्वस्तीकरण के आदेश जब वो अवैध बिल्डिंग बनी है तो स्वाभाविक है, जब अवैध बिल्डिंग में तो फिर अवैध तरीके से पैसे कमाए जाएंगे, अवैध तरीके से वो लोगों को दिया जाएगा और उसका नतीजा है कि कल बच्चे, हमारे परिवार के बेचारे 15 बच्चे आज वहाँ जलकर और दम घुटने से मर गए। इसी तरह से दिल्ली के अंदर कोचिंग सेंटर में हुआ था और एक अभी ये हुआ है। कोचिंग सेंटर वालों को भी अपने नॉर्म्स के ऊपर काम करना चाहिए। ऐसी तंग गलियों के अंदर के जहां निकलने का भी रास्ता ना हो। फायर के लिए हमेशा एग्जिट का रास्ता होना चाहिए। तो सवाल
सवाल यही है कि जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। इस मौत के जो सफर है, ये जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ये कहानी सिर्फ लखनऊ की नहीं है। हम लगातार पूरे देश से आई हुई ऐसी तस्वीरें आपके सामने रखते रहे हैं। बीते इन 20 दिनों में ही भी हम अभी ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने रखेंगे भी कि कैसे इन 20 दिनों में ही एक नहीं बल्कि अनगिनत अग्निकांड हुए हैं और फिर भी सबक नहीं लिया जा रहा है। सबक इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि केवल जवाबदेही तय करना ही सबक नहीं होता है। जब कड़ी कार्रवाई होगी तो शायद इसके बाद ये परिस्थिति नहीं बनेगी। और ऐसे में सवाल कई हैं और उन सवालों का चलिए रणक्षेत्र में जवाब ढूंढते हैं। स्वागत करते हैं आज के गेस्ट पैनल का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से अशोक यादव जी आ चुके हैं, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं नागेंद्र सिंह परमार साहब भी हमारे साथ हैं और मेरे सहयोगी संवाददाता अंशुमन भी इस वक्त आ चुके हैं। अंशुमन दुबे भी हमारे साथ आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंशुमन सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि इस घटना के बाद से सरकार भी एक्टिव है, प्रशासन भी एक्टिव है, बहुत सारी जो गिरफ्तारियां हैं वो भी हो चुकी हैं। एसआईटी जांच जो चल रही है उसमें बहुत सारी खामियां भी सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबसे बड़ा गुनहगार, सबसे बड़ा जिम्मेदार इसमें किसे मान रहे हैं? जांच क्या कह रही है? देखिए, एक लंबे समय से सुदर्शन चैनल लगातार अवैध निर्माणों को लेकर के अपनी खबरें करता रहा है। हमने समय समय पे हमारे चैनल ने जागरूकता फैलाई है और जिम्मेदारों को आगाह किया है कि क्या घट रहा है और किस प्रकार से घट रहा है। लेकिन बावजूद उसके इतनी बड़ी लापरवाही कि 15 मासूम बच्चों की जानें चली गईं, ये आज लखनऊ का एक एक नागरिक करा रहा है और सबको इससे पीड़ा है, सबको इससे दर्द है। सब ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं उनके परिवार का कोई सदस्य इस हादसे में, इस हत्याकांड में चला गया है। देखिए, गुनहगार की अगर हम बात करें कि इसमें सबसे बड़ा गुनहगार कौन है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो वर्तमान उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार हैं, सब लोग उनको लेकर के बहुत नाराज हैं और बहुत उनसे खफा हैं। वो उनका बार-बार कहना है कि प्रथमेश कुमार जी को लंबे समय से अवैध निर्माणों को लेकर के शिकायतें मिलती रही हैं, हजारों हजार शिकायतें मिलती रही हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करी। उल्टा पत्रकारों के जाने पे और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो अवैध निर्माणों की शिकायत करते हैं, उनके लिए अपने दफ्तर के दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए हैं। नतीजा क्या है कि वो कहीं जाता नहीं, कोई उनकी शिकायत करता है तो वो उल्टा उन्हीं को धमकाने में लग जाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं भी हमने देखने को मिली हैं। जिस प्रकार से ये अवैध निर्माण बना, 16 साल पहले बना, 16 साल पहले सरकार समाजवादी पार्टी की थी। लोगों ने ये सोचा था कि अवैध निर्माण बड़ी तादाद में हो रहे हैं, सरकार बदलेगी तो कुछ इसका असर होगा, लेकिन सरकार बदलने के बाद इस पे कोई असर नहीं हुआ। उल्टा जो वर्तमान में नई आवास नीति आई है, उसमें आवासीय मकानों में, आवासीय भूखंडों में, छोटी छोटी सड़कों तक में क्या कहते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज को मंजूरी दे दी गई। लोगों में इससे बहुत नाराजगी है क्योंकि लोगों की निजता, सुरक्षा, उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा से पूरी तरह से समझौता किया गया। विवेक जी, आप सुन रहे हैं कि लोग क्यों नाराज हैं? और सवाल यही है कि आखिर ये जो हरी झंडी मिलती चली गई, ये तो सीधे सीधे मौत को आमंत्रण देना हो गया, मृत्यु को आमंत्रण देना हो गया। ये बड़ा सवाल है विवेक जी। जी विवेक जी बोलिए। विवेक जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मुझे लगता है कि शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। मैं अशोक जी जल्दी से आपके पास आती हूँ। देखिए, मैं कहूंगी कि इस वक्त सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों तय करने का मुद्दा तो जरूर है। यहाँ पर ये बार बार कहा जा रहा है कि क्योंकि सरकार वर्तमान में बीजेपी की है, इसलिए अकाउंटेबिलिटी उनकी बनती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कलेक्टिव थी। 2016 में अगर इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश पारित किया गया था तो 2 महीने के अंदर ही कैसे उसे वापस कर लिया गया? उस समय तो आपकी सरकार थी। तो यानी शुरुआत तो तभी से हो चुकी थी। एक गलत जो नींव थी, उसकी गलत नींव तो पहले ही रख दी गई थी। अशोक जी। लावनी जी, देखिए, सबसे पहले मेरी शोक संवेदना है, वो गहरी संवेदना उन परिवारों के प्रति और जो मारे गए हमारे बच्चे हैं उनके प्रति। ये बच्चे देश का भविष्य थे लावनी जी, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं राजनीति करना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि किसकी सरकार थी, कौन मतलब किसकी लापरवाही है। सवाल ये है कि इस तरह की चीजें लगातार हो रही, इस पे रोक नहीं लग रही।
आप 5 जून 2026 में मालवीय नगर में जो घटना हुई दिल्ली में, उसके बाद पूरे देश में मॉक ड्रिल किया गया, यूपी में भी मॉक ड्रिल किया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई, पूरा मीडिया की सुर्खियां बनी, देखो मॉक ड्रिल हो रहा, भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी। लेकिन लखनऊ जैसे जो राजधानी क्षेत्र में और पूर्णिया चौराहा पे हम लोग भी अक्सर आते जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि उस जगह पर और इतना बड़ा मतलब भ्रष्टाचार का जो वजह से हमारे बच्चों की जो बलि चढ़ गई। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको कैसे मतलब क्या कहूं, क्योंकि ये मतलब पूरा देश मरमाहत है इससे। भाई हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा कि बच्चों के मौत से बड़ा कोई सदमा नहीं। अब बिल्कुल सही बात है, हमारे घर के बच्चे, आपके घर, किसी घर के बच्चे अगर इस तरह से घटना मतलब हताहत होते हैं, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। नहीं अशोक जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है कि मैंने भी पहले कहा कि जिसकी सरकार है अकाउंटेबिलिटी उसकी होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव होती है, जिसे मैं बार बार दोहराती हूँ। जब मालवीय नगर की घटना हुई, जब बिहार में घटना हुई, हॉस्पिटल में आग लगी, तभी मैंने कहा। तो सवाल ये है कि जो चीज पहले ही खराब की जा चुकी है, हालांकि उसे अब तक सही हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर जो सवाल उठ रहा है 2016 में, इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप लोग कि बिल्डिंग आप गिराने का आदेश दिया गया, लेकिन 2 महीने के अंदर ही उसे रद्द कर दिया गया। यानी जो भ्रष्टाचार की जो आग थी वो तो उस वक्त भी लगी हुई थी। अगर आप ही सही समय पर कुछ कर देते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। जागी तो आपकी सरकार भी नहीं। 2016 में जो बात आप कर रही हैं, 2016 की जो बात कर रही हैं आप, एलडीए ने जो ध्वस्तीकरण के आदेश को अवॉइड किया, ध्वस्तीकरण नहीं करवाया, और तब से लेकर के लगभग 10 साल होने जा रहा है इस योगी सरकार को, और 10 साल में खाली सरकार नारा देती रही, जीरो टॉलरेंस एंड क्राइम एंड करप्शन। ये नारे के अलावा और क्या है सरकार में? आप ये बताइए, फायर सेफ्टी ऑडिट होती है हर साल, फायर सेफ्टी ऑडिट वाला क्या कर रहा था? नगर निगम क्या कर रहा था? एलडीए क्या कर रहा था? अभी आपके संवाददाता ने बताया। तो 10 साल से इस तरह की वसूली कर करके योगी सरकार ने न जाने कितनों की जान ली है। तो आप जो है सारा ठीकरा, जो मैं तो नहीं जा रहा था इसमें सपा भाजपा में, लेकिन चूंकि आपने एंगल दे दिया तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि 10 साल से इस अवैध वसूली के चक्कर में हमारे बच्चों की जानें गई हैं। बताइए विवेक जी, अवैध वसूली का परिणाम है। बताइए ये विवेक बात लापरवाही की नहीं है लावनी जी, लापरवाही नहीं है, ये अवैध वसूली भ्रष्टाचार की वजह से हमारे बच्चों की जान जा रही है। और जो नीट पेपर लीक हो रहा है वहां भी बच्चे मर रहे हैं, और जो बच्चे बच जा रहे हैं। ठीक है, विवेक जी से इसका जवाब ले लेती हूँ जल्दी से। विवेक जी, क्या माने इसे, हादसा कहें या फिर प्रशासनिक हत्या कहें? और वो हत्या जिसमें साफ तौर पर लापरवाही सामने आ रही है, साफ तौर पर भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए लावण्या जी, कल की जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है। 15 नौनिहाल आग में जल के मरे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम का आपराधिक रवैया सामने है। जिम्मेदारी हमारी है, इनकी है, किसकी है, हम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये सब तो बात है कि 2016 में ये बिल्डिंग सील हुई थी, 2 महीने बाद बिल्डिंग खोल दी गई। उस समय एलडीए के वीसी सत्येंद्र सिंह हुआ करते थे, और उसकी फाइल बहुत जरूरी है कि तत्काल ढूंढ करके जो एसआईटी गठित की गई है वो अपने चार्ज में ले। उसी फाइल में सब पता चल जाएगा कि किन परिस्थितियों में किसके आदेश पे ये चीजें कह लीजिए सील खोली गई। क्योंकि जेई तो रिपोर्ट करते हैं, बिल्डिंग को सील करने का प्रोसेस करते हैं, नोटिस जारी करते हैं, और सील हुआ, इसका मतलब कि इंजीनियरिंग सेक्शन ने अपना काम किया। उसके बाद किस वित्त प्राधिकारी ने या उसके ऊपर सेक्रेटरी ने या वीसी ने किसने इसको खोलने का आदेश दिया, ये उसकी फाइल में होगा। समझ रहते हैं, अगर एसआईटी उस फाइल को अपने कब्जे में ले ले तो पता चल जाएगा कि 15 नौनिहालों की हत्या का असली जिम्मेदार कौन है। ठीक है, लेकिन विवेक जी एक बात तो है ना, एक बात तो ये है, देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी विवेक जी, मैं फिर कहूंगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी,
दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, दिल्ली से लेकर बिहार तक, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, जहां कहीं भी 20 दिनों में ही हम देख लेंगे तो कितनी अग्निकांड हो चुका है। बार बार हम ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। हम लगातार ये देख रहे हैं कि हर बार ये कहा जाता है सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सिस्टम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी तो अगर सरकार सिस्टम दुरुस्त कर दे, अगर सही समय रहते सही कदम उठा लिया जाए तो ये परिस्थिति ही नहीं होती। सवाल ये है कि समय को कोई ध्यान नहीं देता, हादसा हो जाता है, फिर होती है कि जांच कमेटी गठित की जा रही है, जांच होगी, कार्रवाई होगी। हम पहले ही प्रिवेंशन क्यों नहीं लेते, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस वक्त मैं देख रही हूँ जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं बरखा त्रेहन भी आ चुकी हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनुराग मिश्रा जी भी आ चुके हैं। आपका भी स्वागत है। मैं जल्दी से पहले परमार साहब के पास जाती हूँ। नागेंद्र जी, आप देख रहे हैं ना, ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है, लेकिन ये पॉलिटिकल मुद्दा है नहीं, ये पॉलिटिकल मुद्दा से ज्यादा सोशल मुद्दा है। और जब हम समाज की बात करते हैं तो उसमें राजनीति स्वयं राजनेता भी आ जाते हैं। यहाँ पे हर जगह पर, हर एक कदम पर यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी देखी जा रही है। सिस्टम ने तो कमी दिखाई, साथ ही साथ जो सामाजिक जो परिदृश्य है, क्योंकि ये कहा जा रहा है रेजिडेंशियल एरिया था, वहां पर ये कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। अगर वहां के रहने वाले लोग पहले ही जागरूक हो गए होते कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ये हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, तो जरा देखो तो भाई इसमें सेफ्टी की क्या हालत है। अगर पहले ही जाग गए होते तो शायद ये हालात ही नहीं बनते। नागेंद्र जी। जी, देखिए, ये जो कल घटी है घटना बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही मैं ये कहूंगा कि मन को भर देने वाली घटना है कि 15 नौनिहालों का, युवाओं का इस तरह असमय सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ जाना। आप एक चीज देखिए ना कि ये सिस्टम इतना मजबूत कैसे है कि सरकारें आती और जाती हैं और सिस्टम वही बना रहता है। ये सिस्टम की लापरवाही देखिए कि हत्यारा सिस्टम, ये कातिल सिस्टम, ये लापरवाह सिस्टम, ये संवेदनहीन सिस्टम कभी नहीं बदलता है। कुछ समय पहले लखनऊ है, कुछ समय पहले गोवा, कुछ समय पहले दिल्ली। आप लगातार देखिए, इस तरह अगर हमारे प्रमुख शहरों में भी सार्वजनिक सुरक्षा के उपाय अगर भगवान ही भरोसे है तो क्या ही कहिएगा। एक तरफ तो हम विकसित रास्ते होने की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे तरफ अपने सभी प्रमुख शहरों में हमारी सार्वजनिक सुरक्षा भगवान भरोसे ही रहती है। आप ये देखिए, कुछ जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, युवाओं का मारा जाना तो बहुत हमें अचंभित कर देता है। इस तरह दर्दनाक तरीके से उनका, कि किसी भी देश की असल पूंजी हम किसे समझते हैं, किसी देश की असल पूंजी उसकी वो युवा ताकत होती है जो अपने ज्ञान के, अपने सामर्थ्य के दम पे उस देश की दशा और दिशा को बदलने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। ऐसे में 15 युवाओं का चला जाना क्या बताता है? उनके घर पे, उनके परिवार वालों को तो बीत रही वो एक अलग बात है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि फायर सेफ्टी ऑडिट, फायर सेफ्टी रूल, फायर एनओसी कहाँ चली जाती है, एंट्री और एग्जिट देखने वाला वो शासन प्रशासन कहाँ आंखें मूंद के सो जाता है ऐसी घटनाओं के से पहले, जिसके कारण ये लापरवाही के कारण ये घटनाएं घटती हैं। और जब एग्जिट और एंट्री नहीं होगी, फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं होगा, फायर सेफ्टी रूल नहीं बनाएंगे, तो माफ कीजिएगा, फिर ये जितने भी ऐसे व्यावसायिक परिसर होते हैं तो डेथ चैम्बर में बदलना तय। मानिए आपके डेथ चैम्बर है, यहाँ कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है, किसी और गतिविधि के जा रहा है, वो तो डेथ चैम्बर में जा रहा है। मैं ये कहूँगा बिल्कुल नहीं, तो मेरा सवाल ही यही था। आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ जो कोई भी ऐसे व्यवसायिक केंद्र हो या जहाँ पर वो ऐसी संस्थाएं जहाँ जो इस तरीके की जगहों पर चल रही है, वो एक तरह से डेथ चैम्बर ही है। बरखा हमारे साथ जुड़ी हुई है। बरखा, मुझे याद आया कि जब दिल्ली में राजेंद्र नगर में कोचिंग में जिस तरह से पानी भर गया था, मतलब कभी पानी भरेगा तो देश के नौनिहाल यूं ही वो बह जाएंगे, कभी आग लगेगी तो वो घुटकर मर जाएंगे, और हर बार एक ही सवाल, एक यक्ष प्रश्न होगा कि सिस्टम जिम्मेदारी तय हो। लेकिन मेरा सवाल आज केवल सिस्टम से नहीं है, समाज से भी है, उन माता पिता से भी है जो कभी ये जानने की कोशिश भी करते हैं कि उनका बच्चा जहां जा रहा है जरा देखें कि उनकी उस जगह पे उसकी सेफ्टी सुनिश्चित है भी या नहीं। अगर समय रहते सोसाइटी अगर जाग जाए तो शायद ये हादसे काफी हद तक रोके जा सकते हैं। सबसे पहले लावनी जी, ये दुर्घटना नहीं है, मैं इसे लापरवाही कहती हूँ, और मैंने हर बार इस बात को कहा है कि लापरवाही कब रुकेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात का मानना कि जो 15 बच्चे मर गए मासूम, की मौत का जिम्मेवार कौन है। देखिए, अभी राजनीति कर ले या हम एक दिन का डिस्कशन, 2 दिन का डिस्कशन कर ले, लेकिन जिसके नौनिहाल मर गए हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, क्या वो वापस आएंगे? उन परिवारों में क्या शोक या मातम मचा हुआ है, किस कदर एक परिवार दुख में इस टाइम है। लेकिन इसमें कड़ा एक्शन जब होगा,
तब सही श्रद्धांजलि होगी। हम सब जो लोग भी इसको डिस्कस कर रहे हैं आज, उन सबका एक ही कहना होगा कि श्रद्धांजलि है, लेकिन श्रद्धांजलि एक्शन तो होना चाहिए, क्योंकि हर बार सिर्फ हम मुद्दे को डिस्कस करते हैं। आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया लावनी की पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। एज अ सोसाइटी हम सब जिम्मेवार हैं ऐसे हादसों के, और सिर्फ बात करके या दुख प्रकट करके इसको आने जाने नहीं करनी चाहिए। ये बात, इसके ऊपर ठोस तरीके से काम होना चाहिए और सबकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। देखिए, मैं मानती हूँ इसमें सरकार की तो जिम्मेवारी है ही, सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, और उनको जो भी इसमें दोषी पाए जाए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स को भी जरूर देखना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। मैं तो ये भी जानना चाहूंगी कि क्या वहां पर कितने एग्जिट हैं, कौन से नक्शे के दौरान उन्होंने उसको पास कराया बिल्डिंग को। ये सब बाद में क्यों याद आता है हमें कि एनओसी नहीं ली गई थी। ये सब आप बोलने की बातें नहीं है। मासूमों की जान जो है ये व्यापार बन चुका है। कोचिंग सेंटर बच्चों के भविष्य बनाने के लिए होते हैं, न कि जान को जोखिम में डालने के लिए। ये भविष्य बनाने के लिए होते हैं, भविष्य। और ये कागजी नियम जो है सिर्फ कागज पे बने हुए हैं और फाइलों में रखे हुए हैं, फाइलों में रखे। और मुझे लगता है कि नियमों पर भी सवाल है। मैं जल्दी से एक रिएक्शन अनुराग जी आपका लेना चाहूंगी। जो हमें मैं प्लीज, ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं जरा एक कमेंट ले लूं जल्दी से, दोबारा आपके पास लौटती हूँ। एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 इसकी गाइडलाइन है कि 15 मीटर हाइट से ऊपर की जो बिल्डिंग है उसमें एनओसी नहीं लेना पड़ता है, जैसा कि ये बार बार कहा जा रहा है। और इस बिल्डिंग की हाइट कहा जा रहा है कि शायद 15 मीटर से नीचे थी। मतलब इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं, क्या आपको लगता है कि ये नियम ही इन नियमों में बदलाव की जरूरत है? क्योंकि ऐसे तो आग तो कहीं पर भी लग सकती है। वो तो 5 मीटर ऊंची हो बिल्डिंग, तब भी अगर उसमें जगह है तो वहां पर भी आग लग सकती है। सवाल ये नहीं है कि कागज पे क्या लिखा है, सवाल ये है कि सही जो लिखा हो उसके अकॉर्डिंगली ऑडिट भी हो। अनुराग जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं जो 15 नौजवान इस हादसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपना दुख व्यक्त करता हूं। और अपनी बात की शुरुआत मैं एक शेर से करूंगा जो बहुत ही जन कवि रामनाथ सिंह आदमगोंडी का बहुत फेमस शेर था कि जो डलहौजी न कर पाया ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये जो जितना कुछ हुआ ये सारा खेल और सारा सिस्टम केवल और केवल कमीशन का है। आप कमीशन दीजिए, आप घूस दीजिए, आप कोई भी चीज पास करा लीजिए। मैं आपको बताऊं, ये आप आज पूर्णिया में जो अग्निकांड अलीगंज में हुआ, हम आज इसकी चर्चा कर रहे हैं, इस पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। आप आज के टाइम में अमीनाबाद क्षेत्र में चले जाइए, चौक क्षेत्र में चले जाइए, पुराने लखनऊ के क्षेत्रों में चले जाइए, इवन मैं हजरतगंज की भी बिल्डिंगों की बात करूंगा। अगर आप आज के टाइम में ऑडिट अपनी रिपोर्ट करा लें, आप अपने रिपोर्टर से जांच करा लें, तो कम से कम 70% बिल्डिंगें ऐसी मिलेंगी जो जिनको एनओसी नहीं है, जो अनफिट हैं, जो पूरी तरीके से जर्जर हैं, और सिर्फ कॉमर्शियल प्रॉफिट के लिए विभागों को कमीशन खिला के परमिशन दी जाती है। और यही सबसे बड़ी चीज है। इसी पर और इन्हीं तस्वीरों पर अगर पर्दा डाल दिया जाए, आग बंद कर ली जाए, तो ऐसे हादसे तो होंगे। विवेक जी, जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि देखिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और अभी ब्रेक से पहले अनुराग जी ने तो पता नहीं कितनी जगहों का नाम राजधानी लखनऊ में बता दिया कि वहां पे बिना एनओसी के ही कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है, कमर्शियल बिल्डिंग्स है। तो ऐसे में तो आपकी सरकार को आए हुए तो साहब बहुत साल हो चुके हैं, और अब तो आप तीसरे अटेम्प्ट के लिए आप लोग चुनावी मैदान में भी हैं। तो ऐसे में तो सबसे पहला सवाल आपसे ही पूछा जाएगा कि आखिर इतनी हिमाकत हो कैसे रही है लोगों में कि तमाम जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उनको ताक पर रखकर अपने मुनाफे के लिए लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। विवेक जी, देखिए लावण्या जी, सत्ता बदलती है, नेता बदलते हैं, दल बदलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स नहीं बदलते। ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार हमेशा एक जैसा रहता है। अटल जी स्वयं कह चुके हैं कि सरकार बदलने से सरकार के काम काज के तरीकों में परिवर्तन नहीं होता। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जो सामान्य परिवार का व्यक्ति जाता है, वहां से ट्रेनिंग करके निकलता है, वहां की ट्रेनिंग और पानी में कुछ ऐसा है कि वहां से देश को लूटने वाले डकैत निकलते हैं। इन हुक्मरानों ने सही हाल कर दिया है
जो ये 15 लाशें आज हम उठा रहे हैं, देख रहे हैं, ये 15 लाशें इन ब्यूरोक्रेसी का दुष्परिणाम है। विवेक जी, क्या ये कह के डिफेंड किया जा सकता है? ये कह के डिफेंड किया जा सकता है भाई ठीक है, ये बड़ा फेमस डायलॉग हो चुका है कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम तो हमारा है, लेकिन उस सिस्टम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी तो आपकी रहेगी ना। ये कब तक होता रहेगा? अगर आपको लग रहा था कि सिस्टम में खामी है तो सिस्टम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी, कहते हैं ना कि अगर कॉलेज में कुछ गड़बड़ होता है तो प्रिंसिपल जब सख्त हो जाता है तो कॉलेज का हर एक बंदा, छात्र से लेकर टीचर्स से लेकर एकेडमिक सेक्शन तक हर कोई दुरुस्त हो जाता है, तो फिर तो प्रिंसिपल को सबसे पहले टाइट होने की जरूरत थी ना। सवाल ये है विवेक जी। लावण्य जी, प्रश्न तो आपने अच्छा पूछा, लेकिन ये इनको दुरुस्त करना इतना आसान नहीं। इंडियन ब्यूरोक्रेसी स्टील स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी है। स्टेट गवर्नमेंट इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, भारत सरकार भी इनका जो कुछ बिगाड़ सकती है उसकी इतनी लंबी प्रक्रिया है कि कुछ हो ही नहीं पाता। तो मतलब तो ये माना जाए कि सिस्टम के आगे सरकार इतनी लाचार हो गई है कि हम अपने बच्चों को मरने दें, हम अपने लोगों को यूं ही जलता देखने दें और हम कहें कि भाई सिस्टम नहीं सुधर सकता। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई साहब। आप देख लें लावणी जी, इसमें बिल्डिंग सील हुई, 2 महीने बाद बिल्डिंग खोल दी गई। ऐसी कोई लखनऊ में एक बिल्डिंग नहीं है, लखनऊ में ऐसी सैकड़ों हजारों बिल्डिंगें हैं जो सील की गई, हम लोग के पत्राचार के बाद सील है, उसके बाद खोल दी गई। मैं तो सत्ता दल से हूं, मेरे पत्र पे सील है, मैं दुनिया को क्या कहने जाऊं। लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण में जो आईएएस टीसीएस बैठते इतने आकट भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इनकी कोई दवा किसी के पास नहीं। मतलब मुझे लेकिन ये चीज मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है, ये मेरे गले के नीचे बिल्कुल नहीं उतर रहा है। फिर तो उस हिसाब से हम ये मान लेते हैं कि हम अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को यूं ही मतलब राम भरोसे छोड़ देते हैं, हम ईश्वर पर भरोसा करके उन्हें छोड़ देते हैं। ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरी। बरखा कुछ कहना चाह रही है जल्दी से, उसके बाद अनुराग आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ अनुराग जी। हाँ, अशोक जी भी। हमने सरकार चुनी क्यों है? सिस्टम दुरुस्त हो, हमारे बच्चे सुरक्षित हो, सब नागरिक की सुरक्षा के लिए ही तो सरकार को चुना जाता है। अगर जो हमारी सरकार में बैठे हुए लोग अगर इतनी लाचारगी दिखाएंगे तो हम कहाँ जाएं, ये बता दे। यही सबसे बड़ा सवाल है। आपने तो सरेंडर कर दिया सिस्टम के आगे अपने आप को, तो फिर हम कहां जाएंगे? लोग कहां अपनी जान को सुरक्षित पाएंगे? जल्दी से जरा अंशुमन आपके पास आ रही हूं कि यहां पर विवेक जी कह रहे हैं कि सुना नहीं जाता है, सच्चाई जरा आप बता दीजिए। अगर सुना भी नहीं जाता है तो उसके लिए कुछ तो एक्शन लेना होगा ना। क्या बीच में कभी इन वर्षों में कोई एक्शन लिया गया? अंशुमन, आप तो ग्राउंड पे रहते हैं। लावनी जी देखिए लावनी, ऐसा है कि पिछले 10 साल से लगभग सरकार योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं और इत्तेफाक से जिस महकमे का ये मामला है उस महकमे के मंत्री भी वो स्वयं हैं। तो जब मुख्यमंत्री खुद उस विभाग को देखता हो और विभाग का सर्वे सर्वा हो तो जो नियुक्तियां होती हैं वो भी उनके संज्ञान में ही होती हैं। एलडीए वीसी को लाने वाले वही हैं, ऐसा सब कहते हैं। और उनके लोगों का ये भी कहना, जब से एलडीए वीसी इससे पहले भी कही रहे, लेकिन वर्तमान एलडीए वीसी का जो रवैया रहा, इनके जो सलाहकार रहे मुख्यमंत्री के उस दौरान, उनकी बहुत लापरवाहियां रही। आपने आवासीय परिसरों में, आवासीय मकानों में और भूखंडों में जो परमिशन दे दी है व्यवसायिक गतिविधियों को चलाने की, वो सबसे बड़ी आपराधिक गतिविधियां है। पूर्व में जो कह करके लोगों को आवास बेचे गए, मकान बेचे गए कि आपको यहाँ पार्क मिलेगा, आपको यहाँ पे सामुदायिक केंद्र मिलेगा, यहाँ अस्पताल मिलेगा, वहां पुलिस व्यवस्था मिलेगी, यहाँ पे आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलेंगे और आपका आवास यहाँ रहेगा। आपने उस पूरी संरचना को ही बदल दिया, पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया। किस लिए? क्योंकि आपने रिश्वत लेकर के घूसखोरी से पहले तमाम अवैध निर्माण होने दिए और जब इतना निर्माण करवा लिया कि अब वो वोट बैंक के जरिए या किसी भी जरिए अब उसको कैसे राहत दें, कैसे क्या करें। क्यों? क्योंकि अरबों खरबों की रिश्वत ली गई इसमें। अब वो रिश्वत काम आ रही है उन लोगों के जिन्होंने अवैध निर्माण किए, उसको रोकने की जगह, उस पर काम करने की जगह पूरा सिस्टम ही बदल दिया है। लोगों में बहुत नाराजगी है इस बात को लेकर के। मैंने अपनी बहुत लोगों से बात करी, एक्टिविस्टों से बात करी। ये बात समझनी होगी, वो नाराजगी, वो पीड़ा, वो दर्द हम जो कल से प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं, कई तो ऐसी प्रतिक्रियाएं जिनको एक बार देखने के बाद दोबारा हिम्मत नहीं हो रही है कि उसे देख सके। क्योंकि हम जब ऐसी खबरें देखते हैं अनुराग जी, जब ऐसी खबरें आती है तो सबसे पहले व्यक्ति अपने आप को उस जगह पर रख के देखने लगता है। अगर वो संजीदगी भरा है, अगर वो संजीदा है, अगर वो संवेदनशील है तो अपने आप को उस जगह पर रखकर देखने और सोच समझने लगता है। तो यहाँ पर जो ये पूरी की पूरी परिस्थिति है, यहाँ सरकार ही सरेंडर कर दे रही है।
तो हम कैसे कहें कि हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं इतना जानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी लगभग पिछले 10 सालों से ये ऐलान करते आ रहे थे कि सरकार में भ्रष्टाचार और अपराधी जेल में है, उत्तर प्रदेश है। मैं आज जब अभी आप भाजपा के प्रवक्ता जी बोल रहे थे तो मुझे लगा था कि ये कोई सरकार या दल क्या बोल रहे, मुझे तो लग रहा कि ये बहुत बोल रहे हैं जिनके पास अपनी सरकार को सरकार को डिफेंड करने के लिए कोई शब्द नहीं है। रही बात ये जो फायर हो रहा है या जिससे कि अग्निकांड हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, अभी जैसे इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता ने 2016 की बात फिर कर दी कि क्या कहते हैं 2 महीने के लिए वो सील हुई, उसके बाद उसको खोल दिया गया। देखिए, आप अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे के सिर पे मर के अपने को आप बचा नहीं सकते। पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आप हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाली हर प्रत्येक घटना के लिए आप जिम्मेदार हैं। इसीलिए मैं शुरू से कह रही हूँ कि अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी होगी। हाँ, अकाउंटेबिलिटी तो होगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 10 सेकंड में सर कंप्लीट कीजिए। मैं आपको एक भ्रष्टाचार मैं एक आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। एक हमारे लखनऊ के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं देवकी नंदन मिश्रा जी, हमारे कलीग्स भी हैं, हमारे सीनियर भी। थोड़ा शॉर्ट में कल उन्होंने भारत समाचार में एक एक्सप्लेनेशन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे का रेस्टोरेंट खुलवाना था जिसमें फायर एनओसी लेनी थी। फायर एनओसी के लिए मैंने डीजी को फोन किया, डीजी के फोन के बाद फायर वाले आए और फिर भी मेरे लोगों से उन्होंने 10,000 रुपए वसूल लिए। बताइए विवेक जी। अब आप सोचिए कि जिस काम के लिए डीजी कर रहा है फोन। 30 सेकंड में विवेक जी का जवाब देते हैं। अशोक जी के पास जाना चाहते हैं जी। 30 सेकंड में विवेक जी जवाब दीजिए। सुन रहे हैं ना कि क्या हो रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि तमाम कवायदों के बाद जो अधिकारियों का भ्रष्टाचार है, लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो भ्रष्टाचार है, अंशुमान जी मेरे मित्र, मैं जानता हूं इन लोगों ने जो विषय को उठाया, जब उन बिल्डिंगों के बारे में एलडीए को सावधान किया तो एलडीए ने नहीं लोगों की एक लिस्ट निकाल दी। ये लोग एलडीए में दलाली कर रहे हैं, हम लोगों ने उसका बड़ा विरोध किया, तब जाकर के वो लिस्ट वापस लिया एलडीए ने। तो मैं तो कह रहा हूं कि एलडीए का भ्रष्टाचार इतना चरम पे है, अधिकारियों का भ्रष्टाचार इतना चरम पे है। 30 सेकंड जल्दी से आपसे फिर जवाब ले लेती हूँ। देखिए, यहाँ तो सरकार भी कह रही है सिस्टम, आपके समय में भी अगर सिस्टम में खामी थी तो क्या आपको नहीं लगता कि कलेक्टिव रूप से सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना चाहिए? अब अशोक जी 30 सेकेंड्स। बिल्कुल, देखिए लावनी जी, मुझे लगता है कि हमारे भाजपा के साथी ने जिस तरह से स्वीकारोक्ति की है ये काबिले तारीफ है। इस सिस्टम पे होल्ड नहीं है। और जो जिस तरह से आपके संवाददाता जी ने बताया कि मुख्यमंत्री के अंतर्गत विभाग आता है, तो आप याद करिए मुख्यमंत्री के अंतर्गत जितने भी विभाग आते हैं, चाहे होम विभाग हो, चाहे खनन विभाग हो, चाहे इस विभाग की बात किया जाए, सारे विभागों में अखंड भ्रष्टाचार व्याप्त, सारे विभागों में तो जरूरत है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की और मिलकर आवाज बुलंद करने की, तभी हम अपने अपनों को बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय मुझे इतनी ही अनुमति दे रहा है, लेकिन समय ये कह रहा है कि जागो और ऐसे हत्यारे सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद करो। चलिए, रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही।